योगा विद प्रदीप सिंह के 14वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ सीरीज़ ऑफ आसन्स और इन आसन्स की सीरीज़ को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट रहेगा सीरीज़ ऑफ बेसिक आसन्स, फिर जब हम बेसिक आसन्स की सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम जाएँगे इंटरमीडिएट लेवल पे और फिर हम जाएँगे एडवांस लेवल पे। तो 3 सेक्शन में मैंने इन आसन्स को डिवाइड किया है। बट जितना जल्दी मैंने आप लोगों को ये बता दिया, उतनी जल्दी ये चीज़ होगी नहीं। इसमें एक अच्छा खासा टाइम जाएगा। क्योंकि सिर्फ़ बेसिक आसन्स का ही कम से कम नहीं भी होगा तो 1000 से 1500 आसन्स का कलेक्शन है, जिसको आप लोगों को करना चाहिए। और फिर इंटरमीडिएट लेवल, उस पे फिर और ज़्यादा आसन ऐड हो जाते हैं और फिर एडवांस लेवल पे और ज़्यादा आसन्स ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से कम आपको 4 से 5000 आसन जो है, वो सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ बेसिक आसन पे ही स्टक करेंगे पहले हम लोग कुछ टाइम तक, कुछ नहीं अच्छा खासा टाइम लगेगा उसमें। और मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि मैं रैंडम कोई भी 5 आसन पकड़ के ले आऊँ और आपके सामने प्रेज़ेंट करूँ और आपसे बोलूँ कि आप इन आसन को करिए और आपको फ़ायदा होगा। जी नहीं, ऐसे योगा काम नहीं करता है। जैसे हम अपनी ज़िंदगी की जर्नी शुरू करते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो पैदा होता है, तो वो पैदा होते ही सीधे दौड़ना नहीं सीखता है या सीधे पैरों पे खड़े होना नहीं सीखता है। वो पैदा होने के बाद पहले ऑक्सीजन का इनहेलेशन, श्वास लेना सीखता है, फिर वो धीरे-धीरे खाना खाना सीखता है, फिर धीरे-धीरे वो क्रॉल करना सीखता है फ्लोर पे, फिर वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखता है, फिर जब वो पैरों पे खड़ा हो जाता है तो फिर वो चलना सीखता है और फिर जाके वो दौड़ने लगता है। तो यहाँ पर भी बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल है, जो हमारी लाइफ़ की जर्नी है। वैसे ही जब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं अपने दिमाग को तेज़ करने के लिए, तो हम पहले अपनी जर्नी शुरू करते हैं किंडरगार्टन से। फिर जब किंडरगार्टन की जर्नी खत्म हो जाती है तो हमारी स्कूलिंग शुरू होती है, जहाँ पे हम बुक्स लेके स्कूल में जाते हैं। फिर नर्सरी, केजी, फिर ग्रेड 1, फिर ग्रेड 2, ऐसे कर के हम 8, 9 ग्रेड कंप्लीट करने के बाद 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं। फिर 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद हम 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं। फिर 12th करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स में हम अच्छे हैं। क्या हमें आर्ट्स लेनी है या हमें साइंस लेनी है या हमें कॉमर्स लेनी है। फिर हम अपनी एक स्ट्रीम डिसाइड करते हैं। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप साइंस के फील्ड में जाएँगे, जहाँ पे आप फिज़िक्स सीखेंगे, केमिस्ट्री सीखेंगे। या फिर आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, बायोलॉजी के फील्ड में जाएँगे, या फिर आप अकाउंट के फील्ड में जाना चाहते हैं तो फिर आप कॉमर्स लेंगे। फिर इसके बाद आप उसी सब्जेक्ट में पीएचडी करते हैं, उसी सब्जेक्ट में आप और एक्सपर्ट बनते हैं और फिर आप अपना करियर डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सीधे पैदा होते ही या सीधे अपना करियर डिसाइड कर लेते हैं, जी नहीं। हर चीज़ का एक प्रोसेस है, हर चीज़ का एक सिस्टम है। तो वैसे ही मैंने बहुत सालों की मेहनत करके ये जो पूरा आपको मैं योगा की जर्नी बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, एक-एक अध्याय में मैं चीज़ें ऐड करते जा रहा हूँ। इस पे मैंने अच्छी खासी रिसर्च की है, अच्छी खासी पढ़ाई की है और ये ध्यान में रखा है कि आपको कम से कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हों और बड़ी आराम से आप इस योगा के प्रोसेस को सीख पाएँ। तो उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप लोगों को अब आसन्स करने हैं, यहाँ से अब प्रैक्टिकल चीज़ थोड़ा जुड़ने लगेगी। अभी तक जो 13 एपिसोड्स थे, उसमें थियोरेटिकल चीज़ ज़्यादा थी, थियोरेटिकल चीज़ का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि उससे आपका बेस बनेगा। जब तक मैं आपको एक-एक चीज़ अच्छे से बताऊँगा नहीं, तो आप करेंगे कैसे? अब यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा हम प्रैक्टिकल अप्रोच डालना शुरू करेंगे। फिर एक टाइम आएगा जब हम इंटरमीडिएट लेवल पे जाएँगे, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों बराबर होगी। फिर जब हम एडवांस लेवल पे जाएँगे, वहाँ प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे, थ्योरी कम होगी। अभी बेसिक लेवल पे भी थ्योरी ज़्यादा होगी, थ्योरी कम से कम 60% होगी और 40% आपके आसन्स होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से पढ़ाई की जानी चाहिए। योगा भी एक पढ़ाई है, योगा भी एक आर्ट है, योगा भी एक कंप्लीट साइंस है। तो हम उसको जस्ट करना है करके नहीं करेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए। तो सीरीज़ ऑफ आसन्स के, बेसिक आसन्स के सबसे पहले आसनों में से एक आसन है, जिसको आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए
उसका नाम है स्थिर प्रार्थना आसन, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं प्रेयर पोज। तो प्रेयर पोज कैसे करेंगे आप पहले अपने दोनों फीट को जॉइन करेंगे। ये देख लीजिए कि आपके दोनों फीट के बीच में गैप 0 हो, ना के बराबर। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आपको नी वेल्गस का इश्यू है, यानी कि अगर आपके नीज अंदर की ओर है, ऐसे आपके पैर ऐसे हैं, तो अगर आप फीट जॉइन करेंगे तो फिर नीज आपस में टकराएंगे, तो वो उस कंडीशन में आप प्रॉपर तरीके से खड़े नहीं हो पाएंगे। और अगर आपको नी वेरस का इश्यू है, जिसमें नी बाहर की ओर जाते हैं, तो उस कंडीशन में फिर भी आप स्थिर प्रार्थना आसन में बिना फीट के बीच में गैप किए खड़े हो सकते हैं। बट अगर आपको इन दोनों कंडीशन, ये दोनों मेडिकल कंडीशंस हैं, तो आपको क्या करना है, आपको हल्का सा गैप कर लेना है पैरों के बीच में, जिससे कि नी टच ना हो। तो स्थिर प्रार्थना आसन का मेन टारगेट क्या है कि नी के बीच में आपके गैप रहना चाहिए, वो टच नहीं होने चाहिए। तो मेरे पैरों में ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो मैं फीट टुगेदर करके खड़े हो सकता हूँ। तो आपने दोनों पैर जॉइन किए, फिर आप अपने दोनों हम हाथों को नमस्कार मुद्रा में जॉइन करेंगे, इसको नमस्कार मुद्रा बोलते हैं। फिर आप क्या करिएगा, दोनों अंगूठे छाती के पास लाके हाथों को ऐसे, इसमें 3 और बॉडी पार्ट्स पे ध्यान दीजिएगा, एल्बो, शोल्डर और लोअर बैक। इन तीनों को रिलैक्स रखना है आपने। ऐसा ना हो कि शोल्डर ऐसे पकड़े हुए हैं या फिर एल्बो ऐसे उठाए हुए हैं, जी नहीं, आपको इनको रिलैक्स रखना है। अब मैं इसी चीज को आपको साइड से दिखाता हूँ। ये ऐसा दिखना चाहिए। हेड, चिन ना तो ऊपर रहे, चिन ना तो नीचे रहे, चिन लेवल पे रहे बिल्कुल। हेड जो है स्पाइन के अलाइनमेंट में रहे, और ये आपकी नमस्कार मुद्रा, और दोनों पैरों के बीच में नो गैप। तो ये है स्थिर प्रार्थना आसन, प्रेयर पोज। सूर्य नमस्कार, अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखे हैं, जिसमें मैंने जो सूर्य नमस्कार डिज़ाइन किए हैं, आप लोगों को पूरा करके बताए हैं, उसकी शुरुआत भी इसी से होती है। और ऐसा बोला जाता है कि स्थिर प्रार्थना आसन से योगा शुरू होता है और शव आसन पे योगा खत्म होता है। ठीक है, तो यानी कि ये बिगिनिंग है, इससे शुरुआत की जानी चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहला आसन भी हमने यही चूज कर लिया। तो ये है दोनों फीट टुगेदर, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा पे, एल्बो रिलैक्स्ड, शोल्डर रिलैक्स्ड, लोअर बैक रिलैक्स्ड, और दोनों पैरों पे आपको वेट 50-50 करने हैं। ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी का वेट लेफ्ट पे ज़्यादा हो या राइट पे ज़्यादा हो, नहीं, दोनों पे बराबर। ठीक है, और फिर आइज क्लोज करेंगे और थोड़ी देर इस पोस्चर पे खड़े रहेंगे। अब क्यों करेंगे स्थिर प्रार्थना आसन, क्या फायदा होगा आपको इससे? स्थिर का मतलब है स्टेबल, किसी चीज का स्टेबल होना है, स्थिर। प्रार्थना, प्रेयर, आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं कॉस्मोस से, या फिर कोई भी भगवान पे आप जिस पे भी विश्वास करते हैं उससे। और आसन, अ पोस्चर, जिसको आप होल्ड कर रहे हैं। तो यानी कि स्थिर प्रार्थना आसन मतलब हो गया एक ऐसा आसन जिसमें रह के आप स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं, और स्टेबिलिटी के साथ साथ अपने आप को अपने गॉड से, अपने भगवान से, और अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो अपने अल्लाह से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से फिजिकल के साथ साथ स्पिरिचुअल अप्रोच भी रखता है ये आसन आपका। और जब आप दोनों पैरों पे बैलेंस करते हैं, 50-50 वेट अपना शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आपका सेंस ऑफ बैलेंसिंग भी अच्छा हो रहा है। अब सेंस ऑफ बैलेंसिंग क्या है? देखिए, थ्रू आउट द डे जब हम पैर पे खड़े रहते हैं, तो बहुत से लोगों की आदत है, वो या तो राइट पैर पे ऐसे खड़े रहेंगे या फिर लेफ्ट पैर पे ऐसे खड़े रहेंगे। अगर आप अपनी बॉडी का वेट शिफ्ट करते रहते हैं, कभी राइट पे खड़े होते हैं, कभी लेफ्ट पे खड़े होते हैं, तो इट्स गुड, ये अच्छी बात है, क्योंकि आपको भगवान ने 2 पैर दिए हैं, कभी इस पे वेट शिफ्ट कीजिए, कभी इस पे शिफ्ट कीजिए। लेकिन अगर आपकी बॉडी का वेट ज़्यादातर राइट पे रहता है या फिर ज़्यादातर लेफ्ट पे रहता है, तो यहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये बॉडी के सिंक को खराब करेगा, सिमेट्री को खराब करेगा। कैसी सिमेट्री? अगर ज़्यादातर आपकी बॉडी का वेट सिर्फ आपके लेफ्ट पैर पे रहेगा, तो होगा क्या, इस जो ये मसल है, ये जो पैर का हिस्सा है, जो इसकी बोन्स हैं, जो इसकी जॉइंट्स है, इसका ब्रेन से एक कनेक्शन बनेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग मसल मेमोरी। तो उस मसल मेमोरी के बेस पे जब इस पे
कंटिन्यूअस आप वेट डालेंगे तो ये हिस्सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इसके जॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, इसके एंकल स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, इसकी मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स, क्वाड्रिसेप मसल्स, थाई जॉइंट ये स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। बट इसके ऑपोज़िट ये जो दूसरा पैर है ना, ये वीक होने लगेगा, इसकी सिमेट्री जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। डार्विन की थ्योरी क्या थी कि जब आप किसी बॉडी पार्ट को यूज़ करते हैं, तो वो बॉडी पार्ट डेवलप होने लगता है। वेयर देयर इज़ अ फोकस, देयर इज़ इम्प्रूवमेंट। तो इसीलिए जो जिराफ थे, उनकी गर्दन छोटी थी, लेकिन उन्होंने देखा कि फ्रूट ऊपर पेड़ पे लगे हुए हैं, तो उन्होंने उसको अप्रोच करने की कोशिश की, तो उस अप्रोच की वजह से बार-बार ट्राई करने की वजह से जीन्स टू जीन्स जो जिराफ थे उनमें चेंज आने लगा और जिराफ की गर्दन आज इतनी लंबी हम देखते हैं। इतनी लंबी थी नहीं, ये उन्होंने अपनी मसल मेमोरी के थ्रू किया, ठीक है? तो वही चीज़ आपके साथ होगी अगर आप बार-बार लेफ्ट पे ही खड़े होंगे तो लेफ्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट वीक हो जाएगा। इसके साथ-साथ एक चीज़ और होगी अगर आप बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक, सालों तक इसी पैर पे खड़े होंगे तो ये क्या होगा, ये स्ट्रेंथ आपकी बदल जाएगी स्टिफनेस में। और जब कोई चीज़ स्टिफ होने लगती है, तो वहाँ से फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। फिर आपकी जो हिप जॉइंट है, इसको थाई जॉइंट भी बोलते हैं, जिससे आपका पैर आपकी बॉडी से जुड़ा है। जैसे हाथ बॉडी से जुड़ा है शोल्डर जॉइंट, वैसे ही पैर बॉडी से जुड़ा है हिप जॉइंट, थाई जॉइंट। तो इसका जो ये रेंज ऑफ मोशन है ना, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो फिर जब आप वॉक करेंगे, तो आपकी वॉक भी डिस्टर्ब होगी। एक तो लैप ज़्यादा जाएगा, एक लैप कम जाएगा। ये ऐसी कुछ वॉक हो जाएगी। वॉक गंदी हो जाएगी क्योंकि सिमेट्री खराब हो गई है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे गलत खड़े होने के तरीके, गलत बैठने के तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि आपकी बॉडी की सिमेट्री खराब हो गई, तो सबसे पहले आप क्या करिए, खड़े होके ये चेक कीजिए कि क्या मैं राइट पे ज़्यादा खड़ा होता हूँ या होती हूँ? या मैं लेफ्ट पे ज़्यादा खड़ा होता हूँ या होती हूँ? तो अवेयर हो जाइए कि अब आपको वेट शिफ्टिंग शुरू करनी है। कभी राइट पे खड़े होइए, कभी लेफ्ट पे खड़े होइए। कभी राइट पे खड़े होइए, कभी लेफ्ट पे खड़े होइए। शुरू-शुरू में प्रॉब्लम होगी, बट बाद में बॉडी को आदत हो जाएगी। तो ऐसे लोग जब ये आसन करेंगे, स्थिर प्रार्थना आसन, तो उनकी सिमेट्री भी ठीक होगी, उनकी सेंस ऑफ बैलेंसिंग भी अच्छी आएगी और उनके दोनों पैरों पे प्रॉपर फोकस जाएगा। इससे आपके पैर अगर एक पैर स्टिफ हो रहा है तो स्टिफ नहीं होगा, एक पैर वीक हो रहा है तो वो वीक नहीं होगा। दोनों का जो रेंज ऑफ मोशन है, जो परफॉर्मेंस है, वो बेटर होगी। ये हो गया पहला। फिर दूसरा क्या है, आपको आई लेवल पे देख के इसमें ना आँखें बंद करनी होती हैं और अंदर से आप देखेंगे बॉडी ना आपकी ऐसे ऐसे शेक करेगी लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो इसको एन्जॉय करिए। इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी अपने पैरों के प्रति, अपने शरीर के बैलेंस के प्रति। और फिर थोड़ी देर खड़े होके आप जिस भी बिलीफ सिस्टम को मानते हैं, जो भी हो वो प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, किसी मूर्ति को पूजते हैं, उस मूर्ति को इमेजिन कर लीजिए। किसी थॉट, किसी स्लोगन को आप मानते हैं, उसको अपने दिमाग में रख लीजिए और थोड़ी देर इस पे रहिए और अपने को ना कनेक्ट करने की कोशिश करिए कॉस्मोस से और सुपरनैचुरल पावर से। और थोड़ी देर इस पे रहिए। यहाँ ऐसे आपको ये स्थिर प्रार्थना आसन करना है। तो स्थिर प्रार्थना आसन के फ़ायदे क्या है? सेंस ऑफ बैलेंसिंग बढ़ेगा, दोनों पैरों की सिमेट्री अच्छी होगी, आपकी वॉक इम्प्रूव होगी, आप एथलीट हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आप रनिंग करते हैं, रनिंग में आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो दोनों पैरों की स्ट्रेंथ प्रॉपर रहेगी तो ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाएँगे। हाँ, जिन लोगों को वर्टिगो है वो स्थिर प्रार्थना आसन को क्लोज़ आइज़ में नहीं करेंगे, वो ओपन आई में करेंगे। ठीक है? क्योंकि वर्टिगो में क्या होता है नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ब्रेन एंड स्पाइन के बीच में जब हल्का डिस्टर्बेंस आ जाता है उसको वर्टिगो बोलते हैं। तो वर्टिगो वाले इसको ओपन आई में करेंगे, बाकी लोग इसको क्लोज़ आई में कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैंने बार-बार बोला है, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, डॉक्टर्स एटलीस्ट एक फिज़िशियन आपके नॉलेज में होना चाहिए, जो आपको गाइड करे, हेल्प करे आपकी बॉडी को जानने में। इसके साथ-साथ आपको अपना मेडिकल चेकअप भी करवाते रहना है हर साल, ताकि आप अंदर सिस्टम को देखें अपने सब ठीक है, नहीं है। तो क्यों डॉक्टर का होना ज़रूरी है? देखिए, अगर आपको मान लीजिए एड़ियों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, कमर का पेन है और डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया आपके हड्डियों के डॉक्टर ने आपको बोला है कि नहीं, आपको ज़्यादा देर खड़े नहीं होना है, आपको अपने घुटनों पे ज़्यादा वेट नहीं डालना है या एड़ियों का दर्द है तो एड़ियों पे ज़्यादा वेट नहीं डालना है या आपकी बैक की कोई सर्जरी हुई है, आपको स्लिप डिस्क हुआ था,
अगर ऐसे कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं और डॉक्टर आपको मना करते हैं कोई चीज़ करने को, मैराथन स्टैंडिंग करने को, तो आपको उस कंडीशन में स्थिर प्रार्थना आसन को नहीं करना है। हाँ, अगर डॉक्टर ने बोला है नहीं, आपकी बैक में पेन है, घुटनों में पेन है, एड़ियों में पेन है, बट आप थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकते हैं, तो आप इसको एक लिमिट तक होल्ड कीजिए। 30 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, धीरे-धीरे जब आदत बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्टैमिना बढ़ेगा, तो फिर आप इसका जो टाइम है वो बढ़ा सकते हैं। तो स्थिर प्रार्थना आसन को आपको कम से कम 3 टू 7 मिनट्स होल्ड करना है, क्योंकि 3 टू 7 मिनट्स में ही बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट करेगी। अब यहाँ 3 टू 7 मिनट्स क्यों होल्ड करना है? देखिए, हठ योगा एक कॉन्सेप्ट है। मैं वो हठ योगा की बात नहीं कर रहा हूँ जो और लोग करते हैं, ठीक है? वो हठ की डेफिनेशन देते हैं, हीट एंड कोल्ड, सूर्य नाड़ी, नहीं। मैं बोल रहा हूँ एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ हठ योगा, जहाँ पे ऋषि मुनि अपनी कोई इच्छा ब्रह्मा जी से पूरी कराने के लिए तप करते थे, अपने शरीर को कष्ट देते थे, अपने अपने आप को चैलेंज करते थे और भगवान को खुश करने की कोशिश करते थे। तब भगवान खुश होते थे और उन्हें आशीर्वाद देते थे। आपने ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ सुनी होंगी। सबसे फ़ेमस स्टोरी है रावण की। रावण शिव जी के पीछे पड़ गया कि मुझे आपको आपको मुझे अपना शिष्य बनाना पड़ेगा और मुझे ज्ञान देना पड़ेगा। उसने शिव जी को खुश करने के लिए जो पर्वत है, जिस पर्वत पे शिव जी रहते थे, उस पर्वत को उठाने की कोशिश की। उसने 10 बार अपने सिर को काट के शिव जी को खुश करने की कोशिश की। उसने अपने स्किन, अपने बाल, अपने सिर को काट के वीणा बना के वो शिव तांडव स्तोत्रम लिखा, जो 17 श्लोक का है। उसने हर कोशिश की शिव जी को खुश करने की, तब जाके शिव जी खुश हुए और उसको वरदान दिया और उसको ज्ञान भी दिया। ये था हठ योगा। हठ योगा मतलब तब तक अपना बेस्ट एफर्ट लगाना जब तक कि आप उस चीज़ को पा नहीं लेते जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। उसी का पार्ट है ये स्थिर प्रार्थना आसन। ये इतना मैजिकल आसन है, अगर आप इसको 3 से 7 मिनट ओपन आई, क्लोज़ आई में होल्ड करेंगे, तो आप उस एनर्जी को फ़ील कर पाएँगे, जो मैं सेंस ऑफ बैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर फ्लो ऑफ एनर्जी को फ़ील कर पाएँगे। और साथ में ये समस्थिति भी है। समस्थिति मतलब पोस्चर ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें आपका राइट बॉडी पार्ट और लेफ्ट बॉडी पार्ट दिखने में बिल्कुल सिंक में लगता है। ये देखिए, मेरा लेफ्ट हाथ, राइट हाथ एक सिंक में है नमस्कार में, मेरा राइट पैर, लेफ्ट पैर। अगर मेरी बॉडी को आप आधा देखें लेफ्ट में तो सेम दिखेगा, आधा देखें राइट में तो सेम दिखेगा। इससे प्रॉपर सिंक में आती है बॉडी। शोल्डर टेढ़े हैं, सीधे हो जाएँगे। कमर टेढ़ी है, सीधी हो जाएगी। पैर टेढ़े हैं, सीधे हो जाएँगे। गर्दन टेढ़ी है, सीधी हो जाएगी। कर के, प्रैक्टिस कर के 3 से 7 मिनट होल्ड कीजिए। अगर बीच-बीच में सफोकेशन लगे, डर लगे, आइज़ ओपन करिए। फिर कॉन्फिडेंस आए, फिर क्लोज़ कीजिए। अगर क्लोज़ नहीं करनी है, ओपन आई में करिए। बट एक चीज़ और ध्यान रखिए, जिस जगह पे आप ये पोस्चर कर रहे हैं, उस जगह के आस-पास कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे चोट लगे, ऐसे कोने-वोने ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है, लोग ना स्थिर प्रार्थना आसन करते-करते सडनली गिर जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब ये चीज़ आपका सिक्स्थ सेंस, आपकी अवेयरनेस, आपकी इंट्यूशन, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ये मैं आपको नहीं बता सकता कि कैसे आप अपने शरीर को अच्छे से सेफ एंड साउंड रखेंगे। तो ठीक है, अपने चारों ओर देख लीजिए, प्रॉपर खुली जगह होनी चाहिए, मैट होनी चाहिए। आप ज़्यादा रिस्की जगह पे इसको ना करें और पहले 1 मिनट का टारगेट, 2 मिनट का टारगेट, 3 मिनट का टारगेट, फिर 3 टू 7 मिनट्स का टारगेट, क्योंकि 7 मिनट्स में अच्छा खासा ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा, अच्छा खासा बॉडी में कंट्रोल आ जाएगा, अच्छा खासा ब्रेन एंड बॉडी का सिंक बन जाएगा और फिर आपको इससे से ज़्यादा फ़ायदे होंगे। ठीक है? तो ये था हमारा पहला आसन, स्थिर प्रार्थना आसन। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट आसन पे।